डियर स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हम लोगों ने जो पिछला क्लास आप लोग देखे वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़े लास्ट टॉपिक जो था कि आज़ादी जब मिली हम लोगों को तो उस समय गांधी जी कहाँ थे, यानी कि गांधी जी क्या कर रहे थे। जब हम आज़ादी की खुशी मना रहे थे तो गांधी जी लगे हुए थे अनशन करके हिंसा को रोकने में, तनाव को रोकने में। इस मुद्दे पर हम लोगों ने कल बात किया है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो जिन भी स्टूडेंट का छूट गया होगा वो वीडियो, आप इसी चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्लास जो है आपका कंटिन्यू टॉपिक वाइज चल रहा है और पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए अब आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है कि भाग्य बधू। क्या लिखा हुआ है? भाग्य बधू से चीर प्रतिचित की भेंट से आप क्या समझते हैं? भाग्य बधू से चीर प्रतिचित एक भेंट है, उस भेंट से आपका क्या अर्थ निकलता है? आप इसे किस रूप में देखना चाहते हैं? या ऐसा भी कह सकते हैं कि भाग्य बधू से चीर प्रतिचित भेंट का क्या अर्थ होता है? तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रहे, प्रथम प्रधानमंत्री जो रहे, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, उन्होंने मध्य रात्रि को क्या किया? संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया। जाहिर सी बात है कि आज़ादी की खुशी थी, जोश में आकर के उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ और यही घटना कहलाया भाग्य बधू से चीर प्रतिचित भेंट। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे, बेसिकली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये क्लास जो चैप्टर है ना, ये क्लास 12 का चैप्टर है। लेकिन हमारे सभी दोस्त देख सकते हैं, सभी दोस्त इस वीडियो से सीख सकते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। ज्ञान की चीजें हैं तो सब लोग देखें। 12 का चैप्टर है, 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी लोग जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी प्रश्न बनती है कि भाग्य बधू से चीर प्रतिचित भेंट का क्या अर्थ होता है, आप इसका क्या समझते हैं? तो यहां पर यही है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हुआ। इसी मध्य रात्रि को हमारे देश के प्रथम पीएम जो रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। इसी घटना को भाग्य बधू से चीर प्रतिचित भेंट कहा गया। यह क्लियर है। दूसरा बात यह है, दूसरा जो टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं उसमें यह दिखाया गया है कि आजादी के बाद ऐसी कौन सी दो बातें थी, आजादी के बाद ऐसी कौन सी दो बातें थी जिन पर पूरा देश सहमत था, यानी पूरे देश की सहमति थी। तो वो चीज हम आप लोगों को लिख दिए हुए बोर्ड में, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है कि आजादी के बाद निम्न दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला बात तो ये था कि शासन जो होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। पहला ये कि जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद ऐसी कौन सी दो बात थी जिस पर पूरा देश सहमत था? तो आप कहोगे कि शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार चलाएगी और सरकार सभी के लिए भले का काम करेगी। ये दो बात थी जिस पर पूरा देश सहमति जताता था। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से, इस पूरे चैप्टर का वो आत्मा है। पूरा चैप्टर का जान इसी टॉपिक में बसता है। तो ये टॉपिक आप कह सकते हैं कि ये VVI है। हाँ, स्क्वायर कर दीजिए VVI का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में अब हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का आत्मा हम कहते हैं इनको, क्योंकि हमको लगता है कि ये टॉपिक के बिना ये चैप्टर बेजान है। देखिए टॉपिक क्या है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन थी? राष्ट्र का तो निर्माण हो गया था, देश हमारा आजाद हो गया था, लेकिन इस देश को आजाद रखना बहुत बड़ी बात थी। हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन हमारा देश को आजाद बनाए रखना
ये अपने आप में एक चुनौती की बात थी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक पूछ रहा है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन थी। इस 3 चुनौतियों के बारे में बात करना है। 3 चुनौतियां कौन कौन सी है इसी के बारे में हम लोगों को बात करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा है क्या है, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा है समानता पर आधारित विकास करना। ये 3 मुख्य चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण के दौरान। ठीक है, अब ये 3 क्या है, एकता का सूत्र में बांधना का क्या अर्थ है, लोकतंत्र की स्थापना का क्या अर्थ है, और समानता पर आधारित विकास का क्या अर्थ है, हम आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने संक्षेप में लिखा है केवल आपकी जानकारी के लिए, इसके आगे इसका विस्तार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देख पा रहे हैं यहां पर, जैसे कि आप लोग, ये पहला लिखा हुआ था एकता के सूत्र में बांधना, तो उसी को हमने वहां पर लिखा है कि एकता के सूत्र में क्या लिखा हुआ है कि एकता के सूत्र में बांधने का क्या अर्थ था, इसका क्या अर्थ होता है, एकता के सूत्र में बांधने का क्या अर्थ है, इसको हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि भारत अपने आकार, भारत का जो आकार था तथा भारत में जो विविधता थी, भारत अपने आकार व विविधता में किसी महादेश से कम नहीं था। भारत का आकार और भारत में जो विविधता थी, विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, ये इतनी ज्यादा थी कि ये एक देश में नहीं हो सकता, ये महादेश में हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि भारत अपने आकार व विविधता में किसी महादेश से कम नहीं था। यहां विभिन्न प्रकार के धर्मों तथा संस्कृति के यहां विभिन्न प्रकार के धर्मों व संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। विभिन्न प्रकार के धर्म संस्कृति मानने वाले लोग रहते थे, और इन सबों को एक साथ जोड़कर रखना बहुत बड़ी चुनौती की बात थी, और इसीलिए इसको कहा गया एक सूत्र में बांधकर रखना। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले बोल चुके हैं कि अभी हम संक्षेप में केवल इस तीनों टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, इसके बारे में डीपली विस्तार रूप में आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र की स्थापना करने का क्या अर्थ है। तो इसी चीज को हमने यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोकतंत्र की स्थापना करने का क्या अर्थ है। तो लिखा हुआ, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। बहुत बड़ी बात है कि भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है जान लीजिए। भारत ने कहा कि हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होगी, और वो राजनीतिक पार्टियां जनता के समक्ष आकर के अपनी अपनी चुनौती रखेंगी, अपना अपना प्रस्ताव रखेगा, अपनी अपनी बातें रखेंगे, और जनता उन सबों पार्टियों में से किसी एक पार्टी की सरकार चुनेगी, और वो चुनी हुई प्रतिनिधि जो होगी वो सांसद जाकर के सरकार बनेंगे, और इस प्रकार से हमारा देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि के द्वारा सरकार गठन करना, सरकार चलाना। तो यह सबसे पहले अपनाया गया। संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मत देने का अधिकार दिया गया। संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मत देने का अधिकार दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 18 साल के बाद, यानी 18 साल से और 18 साल के बाद के जितने भी लोग होंगे उनको मत देने की अधिकार दी जाती है, और देना भी चाहिए, यह हमारा अधिकार है ना। वोट देना हमारा क्या है, अधिकार है, और हमें सोच समझ के वोट देनी चाहिए। एक वीडियो आया अभी, पिछला क्लास का जो वीडियो था, उसमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर कल नियोजन नीति का रैली था, जयराम महतो जी आए हुए थे, तो आप गए थे? हाँ गए थे, क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जब अधिकार मिला है वोट देने का, तो हमें सब काम छोड़ के वोट देनी चाहिए, यह हमारा अधिकार है, वरना फिर आप इस तरह की रैली करते रहेंगे। और इस तरह की रैली में क्या होता है जनरली, अभी तो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्टूडेंट लोग रैली में आते हैं, उनका तो टाइम वेस्ट होता ही है, और सरकार इन रैलियों को सुनना नहीं चाहती, वो बहरा बन के बैठी हुई है। एक बड़ी अच्छी दोहा है, मैंने क्लास में भी चर्चा किया था इस दोहा के बारे में, कि
मैं था खेतों में और तुम्हें भी था काम, मैं था खेतों में और तुम्हें भी था काम। हिंदी का दोहा है, समझिएगा कि मैं था खेतों में तुम्हें भी था काम और तेरी मेरी गलती का राजा पड़ गया नाम। इस दोहे का अर्थ क्या होता है मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में ये दोहा बोला और एक लड़का ने इसका मीनिंग गलत निकाल दिया। मतलब बोला सर मैं था खेतों में तुझे भी था काम, तेरी मेरी गलती का राजा पड़ गया नाम। तो ऐसा बात नहीं है। किसान वर्ग के लोग तो खेती करने में, निम्न वर्ग के लोग तो अपनी मजदूरी मेहनत करने में बिजी रहे और जितने भी उससे ऊपर के लोग थे काम काज में व्यस्त रहे। और हम दोनों की गलती के कारण शासन के सत्ता पर कोई अयोग्य व्यक्ति बैठ गया, एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसको शासन करना, शासन चलाना, लोगों के हित में कार्य करना नहीं आता है। तो खैर ये बात की बात है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर कि तीसरा पॉइंट है समानता पर आधारित विकास का क्या अर्थ है, जो कि यहां पर आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो समानता पर आधारित विकास का क्या अर्थ है ये हम लोग जानेंगे कि एक ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का कल्याण हो। समानता पर आधारित विकास का अर्थ होता है एक ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का कल्याण हो। अर्थात यह कह सकते हैं कि सभी के साथ समानता व्यवहार किया जाए, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विशेष प्रकार का अधिकार भी देना हमारा फर्ज है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा विकास करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि समाज में केवल एक वर्ग का। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से समाज का कल्याण होना चाहिए। और हमारे समाज में जो वंचित लोग हैं, समाज से जो वंचित लोग हैं, धार्मिक सांस्कृतिक में जिनका संख्या अल्प है, उस प्रकार के लोगों को विशेष अधिकार भी देनी चाहिए, विशेष सुरक्षा भी देनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी प्रकार का विकास हमें करनी भी चाहिए। और भारत ने इस प्रकार की चीजों पर काम किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें जो है राष्ट्र का निर्माण करना था और भारत को राष्ट्र बना के रखना था। सरकार जब अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी ना, तो अंग्रेजों की एक बड़ी बोल सकते हैं वो लोगों का एक सोच था कि भारत ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि भारत में इतनी विविधता है, इतनी भिन्नता है, इतने तरह के लोग रहते हैं, इतने धर्म माने जाते हैं, इतने जाति तरह के लोग रहते हैं, कभी भी टूट सकता है। एक तो अभी टूटा है हाल फिलहाल में। अंग्रेजों को लगता था कि अभी तो जैसे मैंने आजादी दी वैसे ही मुस्लिम लोग जो है पाकिस्तान की मांग कर दिए, पाकिस्तान बट गया, हिंदुस्तान है पाकिस्तान में बट गया। और इतनी ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, इतना विविधता है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक देश के रूप में नहीं रह सकता। लेकिन हमारे सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि भारत को एक करके रखा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, क्या चीज पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और 3 चुनौतियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप लोगों ने लिखा होगा कि पहला जो हमारा पॉइंट था वो था क्या? एकता के सूत्र में बांधना। इन तीनों बिंदुओं पर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी डीप पढ़ी। उसके बाद अब हम लोग इसका विस्तार पढ़ेंगे कि ये क्या था एक सूत्र में बांधने का अर्थ। तो हम लोग जान लेते हैं कि एकता के सूत्र में बांधने का मतलब था कि राजवाड़ों का विलय करना। सबसे पहले हमारा यही टॉपिक था, राजवाड़ों का विलय करना। राजवाड़ों का विलय करना या उसका एकीकरण करना, एक कर देना। तो हम उस समय के बारे में बात करना चाहेंगे जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था। क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। देख पा रहे होंगे आप लोग, जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया कब कहा गया इंडिया को? जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय को, उस इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा गया। उस समय ब्रिटिश इंडिया जो थी, यानी हमारा जो देश था, वो 2 भागों में बटा हुआ था। 2 भागों में बटा हुआ था। पहला तो ये जहां पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, जहां कौन नियंत्रण करता था? ब्रिटिश, अंग्रेज लोग नियंत्रण करते थे। और दूसरा तो ये जहां देसी राजवाड़े थे, देसी राजवाड़े। उस समय टोटल देसी राजवाड़े 565 थी।
संख्या कितनी थी उसकी? 565। ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, 565 थी उनकी संख्या। वहां राजाओं का शासन हुआ करता था। हमारे देश में जब अंग्रेज आए, शासन किए, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमारे देश में दो तरह की शासन होते थे। एक, अंग्रेज कुछ क्षेत्र को कब्जा करके रखा था, अंग्रेज अपना शासन चलाते थे, और दूसरा हमारे ही देश के राजा लोगों का शासन होता था। और ये जो राजवाड़ी होते थे ना, यानी जो राजा लोग होते थे ना, जहां पर शासन करते थे, उस जगह को राजवाड़ा कहा गया। और जितने भी राजा हुए उस समय, वो सब के सब अंग्रेजी शासन के चमचे बने हुए थे, पिट्ठू बोल सकते हैं। उनके पीछे पीछे काम करने वाले, उनके विरोध काम करना नहीं चाहते थे। सोचिए, हमारे देश के ताकतवर लोग राजा थे, और राजा लोग खुद उसके चमचे बने हुए थे अंग्रेजी शासन के, तो हम लोग आजाद कैसे होते? किसी भी समाज में या किसी भी परिवार में या किसी भी देश में बाहरी व्यक्ति तभी घुसता है जब उस परिवार या उस संस्था या उस समाज या उस देश के लोग मिले होते हैं। आप लोगों ने वो बड़ी अच्छी शायरी है, सुना ही होगा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी कश्ती वही डूबी थी जहां पानी बहुत कम थी। लेकिन ये शायरी था, फिल्मी शायरी था, खैर इस पर बातें नहीं करनी है। वो अजय देवगन बोलते हैं शायद, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तेरी किश्ती डूबने का मुझे भी बहुत गम था, पर क्या करने गई थी जहां पानी बहुत कम था। खैर ये मजाक की बातें हो गई, चलिए बात कर लेते हैं। तो हमारा देश दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था। एक तो जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग शासन करते थे, दूसरे राजाओं लोगों का शासन था, और उसी जगह को राजवाड़ा कहा गया। उसकी संख्या कितनी थी? 565 थी। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अंग्रेजी सरकार ने हमें आजादी दे दी, उस मुल्क से भी जहां पर वो लोग शासन करते थे, और उस मुल्क से भी आजादी दे दी जहां पर राजाओं का शासन होता था। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक पासा फेंक दिया। पासा क्या फेंका? उन्होंने कहा, क्या कहा कि भारत की जो राजा है, ये बहुत बड़ा यहां पर लिखा हुआ, अखंड भारत का खतरा लिखा है मैंने लिखा है अखंड भारत का खतरा। अखंड भारत के सपना देखने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरा यही थी। जो भारत आजाद हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने जो पासा फेंका, उस पासा में क्या कहा उन्होंने कि जितने भी भारत के राजा हैं, वो अपनी मर्जी से या तो भारत में रह सकते हैं, अगर उनकी मर्जी हो तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, अन्यथा अगर वो चाहते हैं तो वो स्वतंत्र एक देश बना सकते हैं। यह अखंड भारत का सबसे बड़ा खतरा था। उन लोगों ने आजादी के साथ साथ हमें एक पासा भी फेंक के गया और हमें आपस में ही उलझाने की कोशिश की। अच्छा, एक ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का डिसीजन, इस बात का निर्णय कौन लेगा? ये हक भी किसको दे दिया उन लोगों ने? राजा को दे दिया। किसको दे दिया? राजाओं को दे दिया। अब राजा किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, वो खुद स्वतंत्र रहना चाहता है। तो हमारे देश की ताकत थी हमारे देश के राजा लोग, और उन्हें यह कहा गया अंग्रेजी शासन के द्वारा कि जब हम आप लोगों को आजाद कर दिए, आप आजाद हैं, तो हमारे शासन से तो आपको आजादी मिल गई, अब राजाओं के शासन से भी आजादी मिल गई, मगर यहाँ के जो राजा हैं चाहेंगे तो भारत में रहेंगे, अगर उनका मन होगा तो पाकिस्तान जाएंगे, अन्यथा वो स्वयं खुद का एक देश बना लेंगे। अब सोचिए, जितने भी राजा थे, सभी राजा मिलकर के एक अलग देश बना लेते तो हमारा देश क्या होता। तो ये सब चीज अंग्रेजों का साजिश था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में सब कुछ ठीक हो गया, घबराइए मत आप लोग। तो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां पर। क्या बनेगा कि सबसे पहले जो स्वतंत्र राजा लोग जो स्वतंत्र स्थापित किए, स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था अपना, वो कौन था? तो वो था त्रावणकोर। क्या नाम था उसका? त्रावणकोर, जो फिलहाल अभी तमिलनाडु में पड़ता है। और दूसरा जो था, उसके एक दिन बाद स्थापित हुआ था हैदराबाद। हैदराबाद भी अपने आप को क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जब भारत को अंग्रेज से आजादी मिली, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि
यहाँ के राजा जो है चाहे तो हिंदुस्तान में रह सकते हैं, उनकी मर्जी हो तो पाकिस्तान जा सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला जगह बना वो था त्रावणकोर, जो फिलहाल अभी कहां पर है, दक्षिण में है, तमिलनाडु में है। उसके एक दिन बाद हैदराबाद ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है। और मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो लोग भी चाहते थे कि राजवाड़े अपनी मर्जी से रास्ता चुने, यानी राजवाड़े जो है अपनी मर्जी का करें, चाहे तो भारत में रहे, पाकिस्तान जाए, उस पर भारत की सरकार कोई दबाव नहीं बना सकती। ऐसा मंसूबा किनका था? मुस्लिम लीग के लोगों को, उन लोगों का था। लेकिन हमारे देश को जोड़ने का काम कौन किए? महान पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश को जोड़े रखने के लिए इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत टूटने का बहुत खतरा था, भारत को टूट जाना था, बहुत डेंजर स्थिति से जूझ रही थी भारत। अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिल गई थी, उसके बावजूद भी बहुत से खतरा थे हमारे देश में कि भारत अखंड नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हिस्से में बंट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक एकीकरण का श्रेय जो जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्होंने अपनी नीति से बहुत तरह की नीतियों को लगाया और भारत को जोड़े रखा। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे देश की सरकार का क्या राय था, क्या नजरिया था, भारत को जोड़े रखने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, विलय पत्र में हस्ताक्षर करवाया। इसके आगे बहुत सी चीज़ों को पढ़ेंगे। हैदराबाद अगर अलग हो गया था तो फिर वो उसको कैसे मिलाया, मणिपुर अलग हो गया था तो उसको कैसे मिलाया, जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग जानते हैं, वो भी एक अलग स्वतंत्र था। ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, सीखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और डाउट ना भी हो ना, तब भी आप जब पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ बातें दिमाग में आती है। जब हम किसी भी प्रकार के वीडियो को देखते हैं तो कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती है, और उस बात को आप कमेंट में कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमें एनर्जी देती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।